हेलो एवरीवन, प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया ज्योग्राफी का क्या सिलेबस रहने वाला है। और आपसे मैं दो रिक्वेस्ट करती हूँ। फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि सिलेबस सबको याद होना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप, उसके लिए सिलेबस सबसे पहले होना चाहिए। और दूसरा, ज्योग्राफी के लिए विशेष रूप से एटलस सबके पास में होनी चाहिए। जितना आप थ्योरी पढ़ते हैं उससे कई ज़्यादा अगर आप मैथ्स को देख के याद करते हैं तो वो कई गुना याद होता है। और थ्योरी तो हम देखेंगे, लेकिन मैथ होना जरूरी है। इसलिए एटलस आपके पास में पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल दोनों होनी चाहिए, मैप आपके साथ में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम भारत का भूगोल में सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले लिखिए आप भूगोल है, तो भूगोल मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा लिखते हैं। और मोस्टली मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊंगी, पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम करेंगे परिचय, सेकंड है भौगोलिक संरचना, तीसरा है भौतिक विभाजन, भारत के भौतिक विभाजन, चौथा करेंगे हम अपवाह तंत्र, इसमें नदियां वगैरह आ जाएगी। पांचवा करेंगे जलवायु, आपको दिख तो रहा है ना यहाँ पे मृदा, आप मेरे साथ साथ काटते रहिए इनको। ऑलरेडी आपके पास में पहले से है तो कोई जरूरत नहीं है। सेवंथ है वन है वनस्पति, झीलें एवं प्रमुख बांध, नाइन्थ है मतलब जो भी कुछ बच जाएगा उसे हम बीच में कवर कर लेंगे। अब हम सबसे पहले भारत का परिचय देखने से पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, ये किस गोलार्ध में है। तो इससे पहले हमें मतलब ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ मोटे मोटे तौर पे हमें देशांतर और अक्षांश रेखाओं का नॉलेज होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देख लेते हैं, ताकि मैं जब बताऊं कि भारत की स्थिति यहाँ से यहाँ है या क्वेश्चंस भी बनते हैं तो आपको ये ना देखना पड़े कि किस गोलार्ध में है, कहाँ है। सबसे पहले हम अक्षांश की बात कर लेते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा, और विषुवत रेखा, भी बोलते हैं। इससे ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध है। ये 23.5 डिग्री
ये 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 23.5 डिग्री या इसे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भी बोलते हैं। ये 66.5 डिग्री, इसे उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं। ये 90 डिग्री है उत्तरी ध्रुव। इसे मैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री को मैं कर्क रेखा भी बोल सकती थी, ये 66.5 डिग्री को मैं आर्कटिक रेखा भी बोल सकती थी। लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूज हो कि ये कौन सी है, क्योंकि 23.5 डिग्री तो दक्षिणी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो जैसे हमें भारत की लोकेशन देखना है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी क्या ये उत्तरी अक्षांश में या फिर दक्षिणी अक्षांश में, तो इससे कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए वही यहाँ पे 23.5 डिग्री या दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। इन्हें हम समानांतर रेखा भी बोलते हैं, लेटी हुई रेखा भी बोलते हैं, क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 90 है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 है। कुल अक्षांश है, सबसे पहले कुल अक्षांश लेते हैं। कुल अक्षांश है 180, कुल अक्षांश रेखा है 79 और कुल अक्षांश वर्त है 181। सॉरी थोड़ा डाउट हो गया था, इसलिए अब ये सही है, क्योंकि जो रेखा है, जो ये भूमध्य रेखा है उसको रेखा माना गया है। लेकिन जो 90 डिग्री है वह वर्त है, लेकिन कोई रेखा नहीं है, यहाँ पे शून्य है, ये शून्य में, इसलिए इसे रेखा नहीं माना गया। और जो अक्षांश है वो उसे भूमध्य रेखा अक्षांश नहीं है, बल्कि 1 से लेकर 90 तक है और 1 से लेकर 90 तक इधर है। और जो कुल अक्षांश वर्त है उसमें भूमध्य रेखा भी है, भूमध्य रेखा एक वर्त है और जो 90 डिग्री है ये भी दोनों वर्त है। अब हम कटिबंध देख लेते हैं। 90 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक शीत कटिबंध, और जो 66.5 से 23.5 डिग्री तक उपोष्ण या शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और जो 23.5 डिग्री से 0 डिग्री तक और दक्षिण गोलार्ध में भी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक ये है उष्ण कटिबंध। जो उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध है, ये जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में जाने पे तापमान में कमी आती है और जो 90 डिग्री है उसके दक्षिण में आने पे तापमान में वृद्धि होती है। समथिंग 45 डिग्री तक, 45 डिग्री से नीचे उपोष्ण, समथिंग इसके ऊपर जस्ट ऊपर शीतोष्ण। तो भारत की लोकेशन है वह है कर्क रेखा है जो भारत को मध्य से काटती है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, और जो ये उपोष्ण है हम कह सकते हैं कि भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है।
विशेषकर भारत उपोष्ण कटिबंध में आता है, शीत कटिबंध में भारत नहीं आता। तो आप डाल लीजिए। यहाँ की डिस्टेंस देख लेते हैं। जो ये डिस्टेंस है दो देशांतरों के मध्य की डिस्टेंस 111 समथिंग 111 है। और जैसे जैसे हम ऊपर की उत्तरी ध्रुव मतलब ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इनकी ये रेखाएं चपटी होती जाएंगी और इनकी लेंथ बढ़ती जाएगी। भूमध्य रेखा में इनकी लेंथ कम है और जो ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इनकी लेंथ बढ़ती जाएगी। इसलिए इक्वेशंस बनते हैं कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों पे जाने पे जो लेंथ है वो बढ़ती है या कम होती है। लेंथ या डिस्टेंस या इनकी दूरी में जो इनकी दूरी है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो बढ़ती जाती है या कमी आती है। तो इसमें जब उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आते हैं तो इनकी जो दूरी है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी है उसमें कमी आती है। और निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों पे जाने पे दो देशांतरों के मध्य दूरी में वृद्धि होती है। अब हम थोड़ा देशांतर को भी देख लेते हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश है वह ओनली अकेला अक्षांश जलवायु का निर्धारण करता है और जो देशांतर है वह अकेली समय और स्थिति को बताती है। समय और स्थिति को बताती है। अब हम देशांतर को देख लेते हैं। ये पृथ्वी की लंबवत खींची गई रेखाएं हैं 0 डिग्री, टोटल देशांतर रेखाएं 360 है, लेकिन इनका नामकरण है जो 180 जो 0 डिग्री है उसके पूर्व में 180 है और जो 0 डिग्री है उसके पश्चिम में 180 है। टोटल 360 है लेकिन 180 इधर है 180 इधर है। ये भूमध्य रेखा है। भारत अक्षांश रेखा होते हुए तो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और जो देशांतर में है यहाँ से पूर्वी साइड मतलब पूर्व गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति हो गई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जो ये जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी दूरी कम होती जाती है। बच्चों जैसे 90 डिग्री में पहुंच जाएंगे तो इनकी जो डिस्टेंस है वो शून्य हो जाएगी। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो भूमध्य रेखा की इनकी डिस्टेंस है मतलब दो देशांतर के मध्य की जो दूरी है इनके भूमध्य रेखा पे 111.32 और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनकी डिस्टेंस में कमी आती जाएगी। ये देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। तो जब दो देशांतरों के मध्य यानी जब 15 डिग्री को पार करते हैं तो 1 घंटे का समय लगता है। यानी दो देशांतर के मध्य की दूरी 111 है समथिंग। तो जब 15 डिग्री को पार करते हैं तो 60 मिनट का समय लगता है। और इनको मापने के लिए है जैसे डिग्री फिर आ गया मिनट और फिर सेकंड का यूज किया जाता है। डिग्री को हम 0 से निर्धारित करते हैं, मिनट को हम एक पॉइंट से और डबल जो सिंबल है उससे सेकंड्स को। तो जो 15 डिग्री है दो मतलब 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटे का समय लगता है और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री 15 डिग्री को 60 मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करने पर 4 मिनट, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ऑलमोस्ट देशांतर में इतना ही है। आपको मैंने ये बताया गया कि जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो जो देशांतर है उनकी डिस्टेंस में कमी आती जाएगी और भूमध्य रेखा पे उनकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं थी और देशांतर रेखाएं थी उनकी मोटे मोटे तौर पे हमने जानकारी ली है।
बाकी हम जैसे भौतिक भूगोल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपको कुछ कमी नजर आ रही है तो भी आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप में ये कमी है और आप इसको सुधारिए, या फिर कुछ भी त्रुटि हो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम उसको सुधारेंगे, जब आप हमें बताएंगे कि हाँ ये कमी है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम भारत के भूगोल में परिचय से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।